नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही आम लेकिन बेहद सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जरा एक ऐसे ग्रामीण किसान की कल्पना कीजिए जो अपने खेत के पास खड़ा है, काफी परेशान है और उसके चारों ओर जमीन के नक्शे और कागजात उड़ रहे हैं। ये जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की वो समस्या है जो हमारे देश में बहुत से लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। तो आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे एक आम नागरिक या किसान भारतीय राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके इन जटिल भूमि विवादों और अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों से छुटकारा पा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो करे क्या। मान लीजिए आप अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड चेक करते हैं और आपको उसमें कोई बहुत बड़ी गलती मिल जाती है, या फिर अचानक पता चलता है कि आपकी पुश्तैनी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन सच बताऊं, ऐसे वक्त में पैनिक करने से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी होना। सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, ऐसे मामलों में सबसे क्रूशियल चीज होती है तुरंत एक्शन लेना। बिना वक्त बर्बाद किए ये 3 शुरुआती कानूनी कदम उठाना आपकी जमीन वापस पाने की बिल्कुल पक्की नींव साबित होते हैं। सबसे पहले सारे जरूरी सबूत इकट्ठा करना, फिर फौरन स्थानीय पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना और उसके बाद तुरंत संबंधित अधिकारी के पास अपनी याचिका लेकर जाना। सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी ये कदम उठाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अधिकारियों के पास जाने से पहले अपने दावों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। आप सिर्फ मुंह जुबानी जाकर ये नहीं कह सकते कि ये जमीन मेरी है। वास्तविक मालिकाना हक और कब्जे को साबित करने के लिए आपको ठोस दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी या अगर पुश्तैनी जमीन है तो उत्तराधिकार के कागजात। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल की जान होते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आता है, हमारा नया कानूनी परिदृश्य। पहले इन मामलों को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत देखा जाता था, लेकिन अब उसकी जगह ले ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 164 ने। ये प्रावधान उप जिलाधिकारी या एसडीएम कोर्ट को एक बहुत ही खास पावर देता है कि वो जमीन के विवाद में तुरंत दखल दे सकें, ताकि शांति बनी रहे और आपको तत्काल राहत मिल सके। आपको लग रहा होगा कि कोर्ट की बात आ गई तो अब तो सालों लग जाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एसडीएम कोर्ट का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो तुरंत ये तय करने नहीं बैठ जाते कि जमीन का असली मालिक कौन है। उनकी पहली प्राथमिकता ये पहचानना होती है कि जब विवाद शुरू हुआ उस वक्त वास्तविक कब्जा यानी एक्चुअल पोजेशन किसका था। इससे मामले की गर्मी को तुरंत शांत करने में मदद मिलती है। और हाँ, अगर यहाँ समाधान ना मिले तो आगे अपील के लिए हम एसडीएम से लेकर एडीसी और डीसी तक भी जा सकते हैं, जो बड़े स्तर पर फैसले लेते हैं। चलिए अब इस पूरी कानूनी सीढ़ी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय राजस्व न्यायालयों का पूरा सिस्टम आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। ये कोई आम कोर्ट नहीं है, बल्कि एक खास तौर पर बनाया गया सिस्टम है जो मुख्य रूप से सिर्फ कृषि भूमि और जमीन के मामलों को सुलझाने का ही काम करता है। इस सीढ़ी की शुरुआत होती है बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। सबसे पहले आता है पटवारी, जो जमीन का सारा रिकॉर्ड संभालता है। इसके बाद आते हैं कानूनगो और तहसीलदार, जिनके पास इन रिकॉर्ड्स की जांच और सुधार करने का सीधा अधिकार होता है। अगर मामला यहां नहीं सुलझता तो ये कलेक्टर के पास जाता है और अंततः राज्य के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण यानी राजस्व बोर्ड तक पहुंचता है। अब आप सोचेंगे कि इन कोर्ट्स के पास पावर क्या क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, इनके पास न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही मजबूत अधिकार होते हैं। ये अदालतें सीधे तौर पर पैतृक संपत्ति के बंटवारे, जमीन की सीमाओं के विवाद, अवैध कब्जे हटाने और किसी भी मामले को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने जैसे अहम काम पूरी कुशलता के साथ करती हैं। अब यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अपना मामला लेकर सिविल कोर्ट जाएं या रेवेन्यू कोर्ट। तो इसे ऐसे समझिए, राजस्व अदालतें आपका कब्जा तुरंत बहाल करने और कागजों में सुधार करने का काम करती हैं। वहीं सिविल अदालतें ये तय करती हैं कि जमीन का पूर्ण और अंतिम मालिक कौन है। और अगर विवाद बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाए तो फिर मामला अंत में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। इस नियम को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये अलग अलग राज्यों के सख्त कानूनी नियमों की हकीकत बयां करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर जमीन के रिकॉर्ड बनते वक्त या चकबंदी के वक्त आपको कोई आपत्ति थी तो आपको उसी समय अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर आप सही वक्त पर सही मंच पर अपना विवाद नहीं उठाते और समय बीत जाता है तो फिर कोई भी अदालत आपकी मदद नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने वाला हूं जो प्रॉपर्टी के मामले में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, और वो नंबर है 12।
संपत्ति कानून और लिमिटेशन एक्ट की जब भी बात होती है तो ये 12 का आंकड़ा सबसे ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। आइए देखते हैं क्यों। लिमिटेशन एक्ट साफ साफ चेतावनी देता है कि यदि कोई भी अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति पूरे 12 सालों तक आपकी जमीन पर शांतिपूर्वक और बिना किसी कानूनी टोकटाक के बैठा रहता है तो वो एडवर्स पोजेशन का हवाला देकर उस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। जी हां, 12 साल बाद आप अपनी ही जमीन हार सकते हैं। इसीलिए समय रहते कानूनी कार्रवाई करना इतना जरूरी होता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे नागरिक अपनी मेहनत की जमीन और विरासत को बचाने के लिए इस कानूनी सिस्टम का सही समय पर इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक हैं? याद रखिए, आप आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी अपने रिकॉर्ड्स की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही जानकारी और सही कानूनी प्रक्रिया से हर समस्या का समाधान बिल्कुल संभव है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।